बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोलॉजी में जो आज हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV का जो इन्फेक्शन होता है और उसका ट्रीटमेंट। HIV हमारे पास डिजीज कॉज करते हैं जिसको हम कहते हैं एड्स। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं कि किस तरह से ये डिजीज कॉज करता है। सबसे पहले तो HIV बिलोंग्स टू लेंटी सब ग्रुप ऑफ द रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? ये इस तरह के वायरस हैं कि ये RNA को कन्वर्ट कर देते हैं DNA में। तो इस तरह के वायरसेस जो RNA को DNA में कन्वर्ट कर दें, हम इनको रेट्रोवायरस कहते हैं। विच कॉज स्लो इन्फेक्शंस। अच्छा, डायरेक्टली इन्फेक्शंस कॉज नहीं करते, इनके इन्फेक्शंस महीनों और सालों तक चलते हैं। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड्स होते हैं इनके। अगर इसका जीनोम की बात करें, जो HIV का होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी वजह से हम इसको डिप्लॉइड कहते हैं। और ये मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ द नोन रेट्रोवायरस, सबसे कम्प्लेक्स किस्म का वायरस जो है HIV है। इसके अंदर 3 तरह के बड़े इंपॉर्टेंट किस्म की एंजाइम्स हैं। एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक है इंटीग्रेज और एक है प्रोटीएज। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। याद रखें, जितनी भी हमारे पास मेडिसिन है ना, उनका ताल्लुक इन 3 एंजाइम्स से है। इन 3 एंजाइम्स को हम मेडिसिन के थ्रू ब्लॉक करते हैं ताकि HIV को कंट्रोल किया जा सके। तो ये 3 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। सबसे पहले है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब ये RNA को कन्वर्ट करता है DNA में। दूसरा है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज क्या करता है कि ये जो वायरल DNA होता है उसको इंसर्ट करता है होस्ट के DNA के अंदर, यानी हमारे सेल्स के अंदर। और फिर प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है कि वायरस के अंदर एक होता है पोलीप्रोटीन, बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, उस पोलीप्रोटीन को छोटे छोटे वायरल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और ये जो छोटे छोटे वायरल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होते हैं, ये फिर डिफरेंट तरीके के मजीद प्रोटीन्स बनाता है जो कि आगे जाके वायरस को रेप्लिकेट करवाता है। तो इस प्रोटीएज को ब्लॉक करना जरूरी होता है ताकि वायरस रेप्लिकेशन ना कर सके। पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं कि वायरस जब आता है हमारी बॉडी में तो इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है। तो HIV जो होता है वो स्पेसिफिकली किल करता है हेल्पर T सेल्स को, यानी CD4 सेल्स को, यानी जो हमारे इम्यून सेल्स हैं। अब अगर CD4 सेल्स ये खत्म हो गए तो जो हमारे पास इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। और जब इम्यूनिटी ही हमारे पास खत्म हो जाएगी तो जितने भी छोटे मोटे इन्फेक्शंस होंगे ना, वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते हैं और वो ट्रीट नहीं होते। अच्छा, T सेल्स के अलावा मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स भी जो है, इनके ऊपर भी CD4 प्रोटीन्स होती हैं और इनको भी ये वायरस जो है इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास मेन बात है कि वायरस आता है और हमारे इम्यून सेल्स को किल कर देता है। इम्यून सेल्स किल होंगे तो हमारे अंदर इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से इन्फेक्शन है, जैसे कि लंग्स के अंदर देखें तो निमोनिया है और ट्यूबरकुलोसिस है। अब इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है न्यूमोसिस्टिस यूरोवेची और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये इनकी वजह से, इसकी वजह से TB, इसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। माउथ के अंदर थ्रश, हेरी ल्यूकोप्लाकिया, अल्सर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। इसोफेगस में थ्रश और इसोफेजाइटिस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। इंटेस्टाइनल में डायरिया करवा देते हैं। CNS में देखें मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एनसीफेलोपैथी, ये सारे के सारे बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे डिजीजेस CNS में होती हैं। आईज में रेटिनाइटिस बिकॉज ऑफ द साइटोमेगेलोवायरस। स्किन में कैपोसी सार्कोमा, जोस्टर, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में लिम्फेडिनोपैथी, ये स्प्लिनोमेगेली करवा देते हैं बिकॉज ऑफ द माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। ये सारे के सारे इन्फेक्शंस जो है ना, ये नॉर्मली हमारे अंदर होते हैं लेकिन ट्रीट हो जाते हैं। अब अगर किसी बंदे को HIV है, अब उसकी इम्यूनिटी तो कंप्रोमाइज्ड है, इम्यून सिस्टम उसका काम नहीं करता, तो ये सारे के सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और जो डेथ होती है ना, डेथ वो बिकॉज ऑफ दीज इन्फेक्शंस होती है। बिकॉज ऑफ दीज इन्फेक्शंस डेथ होती है। एड्स खुद से किसी को नहीं मारता, एड्स सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है। अच्छा, HIV की ट्रांसमिशन देखेंगे, एक इंसान में HIV कैसे आता है? सबसे पहले तो सेक्सुअल कांटेक्ट से, इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड से, इसके अलावा मदर से बच्चे में जाता है प्लेसेंटा के थ्रू भी या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी जा सकता है।
हाँ, एयरबोर्न नहीं है, यानी हवा में नहीं फैलता, वाटरबोर्न पानी पीने से नहीं होता, या फिर इंसेक्ट की वजह से नहीं हो सकता। इन्फेक्शन अगर होता है तो HIV इन्फेक्टेड सेल्स से हो सकता है, या फ्री HIV डायरेक्ट किसी के अंदर वायरस आ गया ब्लड में, या फिर किसी के ब्लड में ऐसे सेल्स आ गए जिन जो HIV से इन्फेक्टेड थे। फिर थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरस जो है स्लाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं और आंसुओं में भी, टीयर्स में भी होते हैं, लेकिन इनकी वजह से डिजीज फैलती है इसका कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, HIV की जो रिक्वायर्ड डोज है ना वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी हेपेटाइटिस थोड़े से अमाउंट ऑफ वायरस से हो जाते हैं, जबकि HIV को करवाने के लिए, एड्स करवाने के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए, यानी HIV ज्यादा आना चाहिए तब एड्स होते, वरना नहीं होता। पीपल जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिनको हो जाती हैं, जैसे कि अल्सरेटिव लीजन्स है, सिफिलिस है, कैनक्रॉइड है, या हर्पिस जेनिटैलिस है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। अगर लोगों को ये होती हैं तो उनका एड्स का जो है एक्वायरिंग HIV का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। या अनसर्कमसाइज्ड मेल जो होता है, जैसे कि गैर मुस्लिम लोग होते हैं, उनमें HIV का रिस्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सर्कमसाइज्ड मुस्लिम्स या मेल्स, सर्कमसाइज्ड मेल्स। अच्छा, HIV इन्फेक्शन की अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात की जाए, HIV की 3 स्टेजेस होती हैं, एक्यूट स्टेज, लेटेंट स्टेज और इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेज। एक्यूट स्टेज को हम अर्ली स्टेज भी कहते हैं, लेटेंट स्टेज को मिडिल स्टेज, इम्यूनो डेफिशिएंसी को लेट स्टेज कहते हैं। तो बात करें एक्यूट स्टेज की, यूजुअली देखा जाए तो 2 to 4 वीक्स लगते हैं, 2 to 4 वीक्स आफ्टर द इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, एक्यूट स्टेज में इंसान को फीवर, लेथार्जी यानी थकावट, सोर थ्रोट, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, मैक्यूलोपेपुलर रैश यानी कि ट्रंक के सीने के ऊपर, हाथों पे, टांगों पे रैशेस हो जाते हैं, ल्यूकोपिनिया, व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, वायरीमिया यानी कि वायरस की कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत हाई होती है, और इन्फेक्शन जो है इस स्टेज पे बड़ी आसानी से एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो जाता है। और इसके अलावा एंटीबॉडीज भी अपीयर होती है, 10 से 14 दिन के अंदर ब्लड में एंटीबॉडीज अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। फिर आती है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज, अब पेशेंट लेट्स सपोज ट्रीटेड नहीं है, पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको HIV हो चुका है, लेट तक पीरियड हो गया, तकरीबन 7 से 11 साल गुजर गए, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उसके अंदर HIV होता है लेकिन पेशेंट के अंदर कोई सिम्पटम नहीं होता। वायरीमिया उसका बहुत ही लो होता है, और बहुत सारे HIV बन रहे होते हैं लेकिन वो लिम्फ नोड्स में ना सिक्वेस्टेड होते हैं, यानी उसके अंदर बंद रहते हैं या कैद रहते हैं, उसके बाहर नहीं निकलते। इसको लेटेंट स्टेज कहते हैं, और इसमें बंदा 7 से 11 साल लग जाते हैं। थर्ड स्टेज आती है इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेज, कि जब ये HIV जो है, ये जो बहुत सारा HIV बना हुआ है, ये सारा का सारा आए और ये आपके या किसी पेशेंट के CD4 सेल्स को अटैक करे और वो बहुत ही कम हो जाए, 200 माइक्रो लीटर से भी 200 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाए, तो हम इस तरह की स्टेज को एड्स कहते हैं, कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, के इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी आ गई है। और इस वक्त फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी जो है अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म की बहुत बढ़ जाती है, यानी बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होती हैं जो कि रेप्लिकेशन ऑफ द HIV को रोकती हैं और CD4 सेल्स को वापस अपने लेवल पे लाती हैं और इम्यूनो कॉम्पिटेंस पैदा करती हैं होस्ट में। तो ये मल्टी ड्रग रेजिम होता है, इसको हम एंटी रेट्रोवायलेंट ड्रग्स के नाम से जानते हैं। 5 क्लासेस हैं, 5 मुख्तलिफ तरह की डिफरेंट क्लासेस हैं ऑफ ड्रग्स। पहली क्लास जो आपके पास है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। याद है आपको मैंने कहा था 3 तरह के एंजाइम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करवाना होता है। दूसरा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यानी कि आप ड्रग्स यूज करते हो अलग तरह की, वो भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करती हैं। फिर है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो दूसरा एंजाइम था हमारे पास उसको बंद करवाना। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, ये थर्ड एंजाइम था जो वायरस के DNA को हमारे DNA में डाल देता है, वो इंटीग्रेज था। प्रोटीएज क्या था, पॉलीप्रोटीन, बड़ी पॉलीप्रोटीन को छोटी छोटी प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा इंट्री इनहिबिटर्स, वायरस को हमारे सेल के अंदर घुसने ना देते, ऐसी ड्रग्स हैं। तो ये 5 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जिनको हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं।
इनके साथ साथ दो और ड्रग्स हैं जो फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो इन 5 ड्रग्स को बूस्ट करती हैं, यानी इनको हेल्प आउट करती हैं, इनको ज्यादा टाइम के लिए एक्टिव रखती हैं। इनकी अपनी कोई एचआईवी की एक्टिविटी नहीं होती, खुद ये एचआईवी के खिलाफ काम नहीं करती, ये सिर्फ इन ड्रग्स को ज्यादा एक्टिव रखती हैं। तो इनिशियल थेरेपी ऑफ एचआईवी की बात करें, अगर किसी को एचआईवी हो, सबसे पहले क्या थेरेपी जाती है, तो 2 एनआरटीआईज जाती हैं, यानी कि आपने देखा यहाँ पे एनआरटीआईज में न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एनआरटीआईज। एक आपके पास एनएनआरटीआई नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है, या प्रोटीएज इनहिबिटर जो कि बूस्टेड होते हैं, साथ में आप बूस्टर देते हैं इस, या फिर इंटीग्रेज इनहिबिटर एक साथ जाता है। तो यानी कि 2 एनआरटीआईज, एक एनएनआरटीआई, या फिर इसकी जगह पीआई जो बूस्टेड हो और साथ में इंटीग्रेज इनहिबिटर, ये डिफरेंट मल्टीपल ड्रग्स जाती हैं। अब ये आपने कौन सी ड्रग सिलेक्ट करनी है, ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो अवॉइडेंस ऑफ यूज ऑफ 2 एजेंट्स ऑफ द सेम न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। अब आप क्या करते हैं, देखिए हमने पहले भी कहा था कि वायरस को मारने के लिए, क्योंकि वायरस में सिर्फ डीएनए या आरएनए, जब आप वायरस को मारते हो तो या तो आप उसके डीएनए आरएनए को अटैक करते हो। डीएनए या आरएनए किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है डीएनए। तो आप डायरेक्टली ऐसी ड्रग्स देते हो जो उन न्यूक्लियोटाइड पे जाएंगे, यानी आपकी ड्रग्स क्या होती हैं, वो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स होती हैं। अब जब आप मल्टीपल ड्रग देते हो ना, तो मल्टीपल ड्रग के अंदर 2 ड्रग्स कभी भी एक तरह के न्यूक्लियोटाइड पे नहीं जानी चाहिए, यानी अलग अलग जानी चाहिए, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड पे, पहली बात। दूसरी, अवॉइडेंस ऑफ ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी। ये जो टॉक्सिक जो होती है ड्रग्स होती है बहुत टॉक्सिक होती हैं, तो आपने जब ड्रग देनी है तो टॉक्सिसिटी बढ़ानी नहीं चाहिए वो। तीसरी बात है पेशेंट फैक्टर्स। पेशेंट के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिजीज सिम्टम्स हैं, कंकरेंट इलनेस होती है साथ साथ, जिसकी बुनियाद पे हम डिफरेंट ड्रग सिलेक्ट करते हैं। फिर ड्रग इंटरेक्शंस भी होती हैं बीच में, उनको भी देखना होगा। और एडहियरेंस टू द रेजिमेन, जो रेजिमेन आप देते हैं वो आसानी से एक पेशेंट ले सके, तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम थेरेपी सजेस्ट करते हैं। हमारी थेरेपी का गोल क्या होगा, हमारा गोल ये है कि जो ड्रग है वो मैक्सिमली और ड्यूरेबली एचआईवी की रेप्लिकेशन को सप्रेस करे, यानी ज्यादा से ज्यादा सप्रेस करे और लंबे अरसे तक सप्रेस रखे। फिर जो पेशेंट का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है उसको रिस्टोर करे। फिर एचआईवी रिलेटेड जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी है उसको कम करे, और किसी भी पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर बनाए। सबसे पहली क्लास जो हमारे पास है एनआरटीआईज, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसमें ना ये सबसे पहली क्लास थी जो हमारे पास इजाद हुई थी या डिस्कवर हुई थी या जो भी था, यानी सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल ड्रग्स जो थी वो एनआरटीआईज थी। उसमें जिडोबोडीन, लेमिवोडीन, एंट्रिसिटाबिन, टिनोफेविर, डाइडेनोसिन, स्टेबोडीन, एबेकाविर, ये वो ड्रग्स हैं जो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल थी। अब 2 इनमें से हमने यूज करनी है, 2 एनआरटीआईज यूज करनी है, प्राइमरी मेनस्टे होता है हमारी थेरेपी का। मोस्ट कॉमनली जो है टिनोफेविर है और एबेकाविर है, एंट्रिसिटाबिन है और लेमिवोडीन, ये मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स हैं और इन रिकमेंडेड ड्रग्स हैं। ये जो ड्रग है टिनोफेविर, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, टिनोफेविर डाइजोप्रोक्सिल फ्यूमरेट, इसके साथ साथ एम्ट्रिसिटाबिन जाती है, यानी 2 ड्रग्स हो गई हमारे पास। ये क्या है, प्री एक्सपोजर कीमोप्रोफाइलेक्सिस। अगर एक बंदा बहुत हाई रिस्क पे है एचआईवी के, तो उसको हम ये ड्रग्स दे सकते हैं प्रोफाइलेक्टिकली। उसके बाद देखा जाए एनआरटीआईज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि मैकेनिज्म किस तरह से अपने जो है मैकेनिज्म करते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है ना, उसको ये ब्लॉक करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, एनआरटीआईज जो एनालॉग्स हैं राइबोसाइड के। राइबोसाइड क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड के साथ राइबोज शुगर होती है ना, ये उसके एनालॉग्स हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। अब अगर आप देखें, जैसे ये सेल के अंदर जाते हैं, सबसे पहले तो ये फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं बाय सेलुलर एंजाइम्स टू द ट्राइफॉस्फेट, यानी ट्राइफॉस्फेट बन जाएंगे। ट्राइफॉस्फेट बनने के बाद ये जो हमारे ड्रग्स हैं ये वायरस के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर ये जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अब ये प्रेजेंट तो नहीं होता, तो जो डीएनए वायरस का बनेगा उसमें जो राइबोसाइड आया हुआ है, राइबोज शुगर है, उसके पास कोई 3 प्राइम
नहीं होता। सो वायरस यहाँ से फिर आगे डीएनए नहीं बना सकता, वायरस की डीएनए चेन एलोंगेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम ग्रुप की वजह से चेन एलोंगेशन होती थी। अब जो आपने ड्रग दी है उसमें तो 3 प्राइम ग्रुप ही नहीं है, तो चेन एलोंगेशन यहीं पे रुक जाती है, तो वायरस अपना डीएनए मजीद आगे नहीं बना पाता। तो एफिनिटी जो है ड्रग की फॉर मोस्ट होस्ट सेल डीएनए पॉलीमरेजेस भी है, यानी एक तो यहां तक तो चलो उसने वायरस को किल कर दिया। दूसरी बात ये वाली है कि इस ड्रग की जो होस्ट सेल होता है, यानी इंसान का जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, खास करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके लिए भी ये जो ड्रग्स एफिनिटी रखती हैं, उसको भी बाइंड करते हैं लोअर लेवल पे, लेकिन कुछ ना कुछ बाइंड करती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं ये ससेप्टेबल होते हैं एट थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशंस, तो इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो जितनी भी एनआरटीआईस थी सारी की सारी ओरली जाती हैं। जिडोबुटीन इंट्रावेनस भी अवेलेबल है, एक्सक्रेशन किडनी के थ्रू होगी, तो लिहाजा अगर किसी बंदे को किडनी का कोई इश्यू है तो जो है रीनल जो है डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एबेकाविर के लिए कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं करती, उसको लिवर से एक्सक्रीट किया जाता है। फिर एबेकाविर पे आ जाए, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज जो कि दोनों जो हैं लिवर के एंजाइम्स हैं, तो उसके लिए किडनी का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, ये जो हमारे पास ड्रग थी टिनोफोविर, टिनोफोविर जो हमारे पास होती है ये 2 डिफरेंट सॉल्ट्स में अवेलेबल है। एक को टिनोफोविर डाइजोप्रोक्सिमल फ्यूमरेट जो कि कीमोप्रोफाइलेक्सिस में जाती थी, और दूसरी होती है टिनोफोविर एलाफेनामाइड। अब ये जो आपके पास टिनोफोविर एलाफेनामाइड टीएफ भी कहते हैं इसको, ये दोनों जो है प्रो ड्रग्स हैं, प्रो ड्रग्स। तो अगर ये प्रो ड्रग्स हैं तो दे आर कन्वर्टेड बाय लिम्फॉइड सेलुलर जो हमारे पास होते हैं एंजाइम्स, लिम्फॉइड सेलुलर एंजाइम्स के थ्रू कन्वर्ट होते हैं टू डाइफॉस्फेट। टिनोफोविर डाइफॉस्फेट बनता है जो कि एक्टिव ड्रग है। ये वाली प्रो ड्रग्स थी, ये दोनों प्रो ड्रग्स हैं, जबकि डाइफॉस्फेट उसका एक्टिव फॉर्म है। तो ये क्या करता है, टिनोफोविर जो आपके पास टीएफ है एलाफेनामाइड अचीव करता है इंप्रूव्ड एंटी एचआईवी एक्टिविटी एट लोअर डोजेस देन टीडीएफ, और ये 5 to 7 टाइम्स इंक्रीज होता है इंट्रासेलुलरली, यानी सेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है जबकि प्लाज्मा के अंदर कम होता है। तो टीएफ के बड़े कम, देखें एडवर्स इफेक्ट उसके बहुत कम है क्योंकि प्लाज्मा के अंदर तो ड्रग रहती नहीं है, वो ड्रग तो सारी सेल के अंदर चली जाती है जहाँ पे वायरस है, तो एडवर्स इफेक्ट इसके बहुत कम आते हैं और ये अच्छी ड्रग की कंसिडर होती है। अच्छा, एनआरटीआईस की अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, सबसे पहले तो टॉक्सिसिटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसको ब्लॉक करता है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। कैसी प्रॉब्लम्स? पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, पैनक्रियाटाइटिस, लाइपोएट्रोफी कर सकता है। इसके अलावा डाइडेनोसिन और स्टेबुडीन के एडवर्स की इफेक्ट की वजह से वो यूज भी बहुत ही कम होते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है। When more than one NRTI, अगर एक से ज्यादा NRTI देते हैं तो ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी को हम कंसीडर में रखते हैं, कहीं पे ओवरलैप ना कर जाए। NRTIs की पोटेंशियली फैटल लिवर टॉक्सिसिटी, लिवर की टॉक्सिसिटी बहुत ही पोटेंशियल है, फैटल है। लैक्टिक एसिडोसिस करवा सकता है लिवर की, हिपेटोमेगैली करवा सकता है, स्टीएटोसिस करवा सकता है बिकॉज ऑफ द लिवर। अच्छा, एबेकाविर जो है, एबेकाविर का साथ प्रॉब्लम है हाइपर सेंसिटिविटी की, और किसी बंदे को एबेकाविर की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, कैसे? रैश आएंगे, जीआई सिम्टम आएंगे, मेलेज आता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है। किसी बंदे को एक बार ये हो गया, उस बंदे को फिर से कभी एबेकाविर नहीं दी जाती, वरना इतने सीवियर रिएक्शन होते हैं कि डेथ की तरफ बंदा लीड कर जाता है। ड्रग इंटरेक्शंस देखे जाएं तो रीनल एक्सक्रीशन की वजह से ड्रग जाती हैं, लिहाजा इसकी कोई खास ड्रग इंटरेक्शंस नहीं है एक्सेप्ट जिडोबुटीन और टिनोफोविर के आपस में होते हैं। बाकी एनआरटीआईस के ड्रग इंटरेक्शंस का कोई इशू नहीं होता। रेजिस्टेंस पे आ जाए तो क्योंकि ये हमारी ड्रग जो है वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ऊपर जाती है, तो उसके हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस हो सकती है। वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में म्यूटेशन हो जाती है एट 184 कोडॉन पे। इसके अलावा क्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो भी होती है इनके बिटवीन, तो क्रॉस रेजिस्टेंस को भी हमें कंसिडर रखना पड़ता है। तो कैसे इसको हम कंसिडर रखेंगे? जो आपके पास दो सेम एनालॉग की ड्रग्स होती हैं कभी भी वो साथ में नहीं जाती, ज़ाइडोबुटीन स्टेबुटीन जैसे कि दोनों थाइमिडीन की हैं, तो इन दोनों को कभी हमने एक साथ नहीं देना होता। फिर टिनोफोविर की डोज की अगर हम बात करें, टैबलेट की फॉर्म में आती है 150, 200, 250, 300 mg की, या HIV इन्फेक्शन में 300 mg पर ओरल पर डे जाती है, और इसके साथ अदर कॉम्बिनेशन में ड्रग्स होती हैं। सेकेंड क्लास NNRTIs यानी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स,
इनमें ये वाली ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, नेविरापिन, डेलाविरिडीन, एफावायरेंस, एट्राविरीन और रिलपिविरिन। अब ये जो ड्रग है एफावायरेंस और रिलपिविरिन ये रिकमेंडेड होती हैं फॉर द इनिशियल एंटी रेट्रोवायरल रेजिमेंट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को जाके बाइंड करती हैं और एलोस्टेरिक हाइड्रोफोबिक साइट पे, यानी कि एक्टिव साइट पे नहीं जाती, एलोस्टेरिक हाइड्रोफोबिक साइट पे जाती हैं। जो एलोस्टेरिक होता है उसकी वजह से एक्टिव साइट जो होती है उसमें चेंजेस आती हैं, कन्फर्मेशनल चेंज आती है, और फिर जब कन्फर्मेशनल चेंज आएगी तो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, एंजाइम के साथ अपना जो नॉर्मल उसका सबस्ट्रेट होगा बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। तो दीज ड्रग्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनमें क्रॉस रेजिस्टेंस के चांस हो सकते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के भी इनमें इश्यूज हैं। एफावायरेंस जो हमारे पास ड्रग्स है सेफ होती है, कोई अगर किसी बंदे को टीबी है तो साथ में एफावायरेंस बहुत अच्छी ड्रग है बिकॉज ऑफ इट्स लोअर पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरेक्शंस। अच्छा, एट्राविरीन जो है सेकंड जनरेशन NNRTI है। अगर एक बंदा HIV से भी रेजिस्टेंट है, ठीक है, वो रेजिस्टेंट हो गया ना फर्स्ट जनरेशन, तो ये NNRTI जो है उसके लिए बेहतरीन ड्रग होती है, सेकंड जनरेशन की है और ये इन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए यूज होती है। थर्ड क्लास प्रोटीएज इनहिबिटर्स, तो जो प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट रखते हैं वो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। प्रोटीएज क्या करता था, एक बड़ा सा अगर आपके पास पोलीप्रोटीन है HIV का तो इसके ऊपर प्रोटीएज एंजाइम लगता है और इसको कन्वर्ट कर देता है छोटी छोटी प्रोटीन्स में, छोटी छोटी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स डिफरेंट तरह के वायरस के स्ट्रक्चर बनाता है। लिहाजा हमारी ड्रग इस प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ये ड्रग्स हैं एटाजेनाविर, डेरुनाविर, फॉसमप्रेनाविर, इंडिनाविर, लोपिनाविर, नेल्फिनाविर, सेक्विनाविर और टिप्रेनाविर। अब हमारे पास जो एटाजेनाविर और डेरुनाविर ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं। करंट HIV गाइडलाइंस के मुताबिक एटाजेनाविर और डेरुनाविर यूज होती हैं क्योंकि इनकी इंप्रूव्ड एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है, यानी ज्यादातर एडवर्स इफेक्ट इनके नहीं होते, वायरोलॉजिक एफिकेसी है और डोज इनकी बड़ी आसानी से हम पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छा, हाई बैरियर टू रेजिस्टेंस, यानी इनकी रेजिस्टेंस भी नहीं आती और इनिशियल जो थेरेपी है उसमें तो ये रिकमेंडेड ड्रग्स है, इनिशियल थेरेपी में ये लाजमी जाती है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या है, दे आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ HIV एस्पर्टाइल प्रोटीएज, यानी प्रोटीएज एंजाइम के रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं। प्रोटीएज एंजाइम क्या करता था, वो क्लीवेज करता है वायरल पॉलीप्रोटीन की इनटू नंबर ऑफ एसेंशियल एंजाइम्स जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, इनको बनाते हैं, इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाता है। तो आप क्या करो, इस प्रोटीन को पहले ही ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर देंगे तो ना ही तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनता है, ना इंटीग्रेज बनता है, ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनते हैं, तो वायरस की रेप्लिकेशन वहीं पे रुक जाती है। दूसरा ये है कि ये जो इनहिबिशन है ये प्रिवेंट करता है वायरस की पार्टिकल की मैच्योरेशन, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स पे आ जाएं तो बायो अवेलेबिलिटी इनकी है, अगर आप हाई फैट मील्स लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी मजीद बढ़ जाती है। हाँ, एंडिनाविर की बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, बाकियों की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी होती है, बेसिकली इनकी होती है। मेटाबॉलिज्म जो है एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है, पूरी की पूरी मेटाबोलाइज हो जाती हैं और लिवर से होती हैं साइटोक्रोम 3p450 3A4 आइसोएंजाइम से। एडवर्स इफेक्ट इनके क्या है, सिंपल कॉमन नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। हाँ, और इसकी जगह जो है ग्लूकोज डिस्टर्बेंसेस, लिपिड मेटाबॉलिज्म जैसे कि डायबिटीज कर देना या हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स। लेकिन ड्रग छोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाते हैं। क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अगर बहुत लंबे अरसे तक ये एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो जो हमारी बॉडी के जो फैट होता है, फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। एक्सट्रीमिटीज यानी जो हमारे हाथ पैर होते हैं उससे खत्म हो जाता है फैट, जबकि एब्डोमिन में या नेक जो होती है उसकी बेस के ऊपर फैट आ जाती है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट भी फैट की होते हैं तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शंस हैं, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है वैसे इन ड्रग्स के साथ ड्रग इंटरेक्शंस का, क्योंकि ये सबस्ट्रेट्स भी हैं और इनहिबिटर भी हैं एंजाइम्स के, तो इनका पोटेंशियली जो है इंटरेक्शंस आते हैं। स्पेसिफिकली अगर हमारे पास PI इनहिबिटर्स हैं उनके साथ ड्रग इंटरेक्शंस में क्या होगा,
रेब्डोमायोलिसिस हो जाती है। अगर आप सिम्वास्टेटिन या लोवास्टेटिन, ये दोनों जो है स्टेटिन्स हैं जो कि किसी पर्सन के अंदर जो है लिपिड्स के लेवल कम करता है, तो या कोलेस्ट्रॉल के लेवल, तो रेब्डोमायोलिसिस हो जाती है इंटरेक्शन में। मिडाजोलैम या ट्राइएजोलैम, ये सिडेटिव्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है एक्सेसिव सिडेशन। और फेंटानिल जो है इसके साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो यानी ड्रग इंटरेक्शंस इनके बड़े सीवियर काइंड ऑफ है। तो स्पेसिफिकली रिफेम्पिन के साथ या सेंट जॉन वॉट सिंड्रोम के साथ तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कभी भी अपने प्रोटीएज इनहिबिटर्स के साथ नहीं देनी होती। इन केस में रेजिस्टेंस देख लें तो स्टेप वाइज प्रोटीएज जीन की म्यूटेशन होती है। सबसे पहले इनिशियल म्यूटेशन में क्या होगा, वायरस की जो रेप्लिकेशन की एबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और मजीद म्यूटेशंस वो करता है तो जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स है इनके खिलाफ बड़ी हाई रेजिस्टेंस हो जाती है। अब अगर हमारे पास ड्रग है एटाज़नाविर जो कि क्लिनिकली यूज होती है, कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है, 100 mg, 150, 300 mg, 200 mg की अवेलेबल है। HIV में देखा जाए तो 300 mg पर ओरल जाती है, साथ में राइटोनाविर जाती है 100 mg पर डे। ठीक है, ये जो है बूस्टर है उसका, यानी राइटोनाविर इसको बूस्ट करती है। तो देखा जाए तो पर ओरल बड़ी अच्छी वेल एब्जॉर्ब होती है, एक ही सिंगल डोज जाती है दिन में, फूड के साथ इंक्रीज होती है बायो अवेलेबिलिटी। अच्छा, एसिडिक इन्वायरमेंट इसके लिए चाहिए होता है, एसिडिटी कम होगी तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, लिहाजा जो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं या हिस्टामिन ब्लॉकर्स हैं जो एसिडिटी कम करते हैं, वो कभी भी इस ड्रग के साथ हम एक साथ नहीं देते ताकि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी में फर्क ना पड़े। फिर प्रोटीन बाइंडिंग, इसकी हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है, बाइल से एक्सक्रीट होती है ड्रग, और हाफ लाइफ इसकी 7 घंटे की है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास लिवर के अंदर एंजाइम होता है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, उसको इनहिबिट करवा देती है, जिसकी वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो इसके अलावा जो PR इंटरवल है, हार्ट की एरिथमिया वगैरह उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, थोड़ा सा एरिथमिया करता है, और हाइपर लिपिडीमिया जो है उसका भी थोड़ा रिस्क हो जाता है। नेक्स्ट केस जो हमारे पास है वो है इंटीग्रेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज एंजाइम के इनहिबिटर्स। आपको याद हो इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है? इंटीग्रेज एंजाइम वायरस का जो DNA होता है उसको इनकॉर्पोरेट कर देता है होस्ट सेल के DNA में, इंटीग्रेज एंजाइम। तो अगर हम इंटीग्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे ना, तो वायरस का DNA कभी हमारे DNA के अंदर नहीं इनकॉर्पोरेट हो पाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेज स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर भी कहते हैं, यानी INSTI भी कहते हैं। और ये हमारे पास ड्रग्स हैं, रेल्टिग्राविर, एल्विटिग्राविर, फिर है डोलुटेग्राविर और बिगटेग्राविर, ये वो ड्रग्स हैं। मैकेनिज्म क्या है? दीज एजेंट्स वर्क बाय इनहिबिटिंग द इंसर्शन ऑफ प्रोवायरल DNA, यानी वायरल DNA की इंसर्शन होस्ट सेल के अंदर। तो इंटीग्रेज एंजाइम जो होता है उसके अंदर ना 2 डाईवैलेंट मेटल आयंस होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारी ड्रग जाती है, इन 2 मेटल आयंस के ऊपर, और हमारी ड्रग बाइंड कर जाती है। तो जैसे ही हमारी ड्रग इसी मेटल आयन के ऊपर बाइंड करेगी तो जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, वो ऑक्युपाई हो जाती है और इंटीग्रेशन प्रोसेस यहीं पे हाल्ट हो जाता है। तो ये मजीद वो DNA को इंटीग्रेट नहीं कर पाता। फार्माकोकाइनेटिक्स वैसे तो इसकी 3 घंटे हाफ लाइफ है, लेकिन अगर अकेली ड्रग दी जाए, अगर साथ में बूस्टर दे दिया जाए तो इसकी हाफ लाइफ 9 घंटे की हो जाती है। बूस्टर कोबिसिस्टैट है, डोज OD है, टैबलेट 150 mg विद फूड ली जाती है, वेल टॉलरेटेड है, बस नोजिया और डायरिया थोड़ा बहुत हो जाता है। इंटरेक्शंस इनके होते हैं क्योंकि इसके ऊपर डाईवैलेंट मेटल आयंस हैं, तो इंटरेक्शंस तो होंगे। स्पेसिफिकली एंटासिड्स के साथ इंटरेक्शन होते हैं। एंटासिड के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो इन ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लिहाजा कभी भी एंटासिड्स को और इनको एक साथ नहीं देते। फिर है रेजिस्टेंस, तो क्योंकि इंटीग्रेज एंजाइम है उसके ऊपर हमारी ड्रग जाके ब्लॉक करती है, तो सिंपल सी बात है कि वो इंटीग्रेज एंजाइम में पॉइंट म्यूटेशन ले आएंगे ताकि हमारी ड्रग वहां पे बाइंड ना कर सके। तो इस तरह की रेजिस्टेंस होती है, और इसके साथ साथ क्रॉस रेजिस्टेंस भी बिटवीन द ड्रग्स होती है। इसके बाद हमारे पास जो केस है वो है एंट्री इनहिबिटर, यानी इस तरह की ड्रग्स जो वायरस को हमारे होस्ट सेल में एंटर ही ना होने दें, जैसे एनफ्यूविरिटाइड 90 mg की सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आता है HIV के लिए, 12 घंटे बाद लगता है। फ्यूजन इनहिबिटर है, यानी वायरस का जो बेसिक वायरस है
उसको सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरह फ्यूज नहीं होने देता। ठीक है, वायरस नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मल वायरस फ्यूज करता है विद द होस्ट सेल सरफेस चेंजेस। कैसे, वायरस की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहते हैं। ठीक है, अब करता क्या है, एनफ्यूरिटाइड हमारे पास क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है, वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 के साथ जाके बाइंड कर जाती है। जैसे उसके ऊपर बाइंड करेगी उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी। तो जब वो कन्फर्मेशनल चेंज आएगी उस वो कन्फर्मेशनल चेंज को प्रिवेंट करता है। कन्फर्मेशनल चेंज को प्रिवेंट कर देगा ना, तो ये जो आपके पास ड्रग थी, जो वायरस है, वो कभी इसके साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा। अच्छा, इट इज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स, यानी बाकी रेट्रोवायरल एजेंट्स कॉम्बिनेशन में जाती है। इंडिकेटिव थेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड पेशेंट्स, वो लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और वो नहीं ठीक हो पा रहे, यानी उनको मेडिसिन जा रही है फिर भी वायरस उनका रेप्लिकेट किए जा रहा है, फिर जाके हम इन ड्रग्स पे आते हैं और ये साथ साथ दे देते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जाता है, एडवर्स इफेक्ट कोई होगा भी तो वो बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन हो गया, यानी पेन हो गया, एरिथीमा हो गया, इंड्यूरेशन या नोड्यूल्स बन गए, ये बिकॉज ऑफ दैट इंजेक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है मेराविरोक। मेराविरोक क्या है, टैबलेट आती है 150 mg की या 300 mg की, ओरल सोल्यूशन भी आता है 20 mg पर ml का। ये क्या करता है, ये इनहिबिटर है जो ब्लॉक करता है CCR5 को रिसेप्टर। अब ये देखें, एक ड्रग थी वो वायरस के ऊपर प्रोटीन को ब्लॉक कर रही थी, ये जो दूसरी ड्रग है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है उसको जाके ब्लॉक करता है ताकि जो आपके वायरस है वो एंटर ना हो सके। अब हमारे पास तो एक तरह का रिसेप्टर नहीं है, हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर हैं, CXCR4 भी है और CCR5 भी है, दोनों तरह के हैं। ये जो HIV होता है, HIV आपको पता हो कि वो इस रिसेप्टर पे भी जाता है और वो इस रिसेप्टर पे भी जाता है, तो अब वायरस दोनों के ऊपर जा सकता है। लिहाजा क्या करना होता है, हमारे पास प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन मेराविरोक को देने से पहले एक टेस्ट किया जाता है ताकि वायरल की ट्रोपिज्म का पता चल जाए। ट्रोपिज्म का मतलब यानी वायरस का पता चल जाए कि वो आया CCR5 पे जाती है या आया वो CXCR4 पे जाती है। तो ये वायरल ट्रोपिज्म का पहले टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद हमारी ड्रग दी जाती है। ड्रग जो है वेल एब्जॉर्ब्ड है, पर ओरली यानी पर ओरल वेल एब्जॉर्ब ड्रग है। मेटाबॉलिज्म इसका साइटोक्रोम 3A आइसोएंजाइम से होता है और डोज जो है, अगर वो PI इसके साथ दे रहे हैं तो डोज जो है वो रिड्यूस करनी चाहिए क्योंकि साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है। अगर साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स के साथ हमारे पास साथ ड्रग दे रहे हैं ना, तो ड्रग की डोज कम कर दी जाती है। और अगर साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स हैं तो फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, या फिर एफावायरेंस है तो आपको डोज बढ़ानी पड़ती है। जनरली तो वेल टॉलरेटेड ड्रग है, और लेकिन इशू है लिवर का, यानी सीवियर हिपेटोटॉक्सिसिटी ड्रग करवा सकता है। तो जब ये ड्रग देते हैं तो साथ साथ लिवर का फंक्शन भी मॉनिटर किया जाता है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स पे आ जाते हैं कि वो बेसिकली क्या है। इनका अपना तो कोई HIV के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो आपके पास बाकी ड्रग्स हैं उनके ऊपर ये अपने इफेक्ट डालता है, उनके जो लेवल्स हैं उसको इंक्रीज करता है, उनका हाफ लाइफ बढ़ा देता है। जैसे राइटोनाविर एक ड्रग है, पोटेंट इनहिबिटर है साइटोक्रोम 3A का, तो वो ड्रग्स जो साइटोक्रोम 3A से जाके मेटाबोलाइज होती थी, अब वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, ये ब्लॉक हो चुका है, तो उनके लेवल्स जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं उनके लेवल बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं। तो लॉन्गर डोजिंग इंटरवल, बड़े टाइम के बाद आपको ड्रग देनी पड़ती है फिर, और हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनिमम लेवल, यानी बहुत ही कम कंसंट्रेशन में आपको ड्रग देनी पड़ती है और वो इफेक्टिव होती है क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था वो चांस भी काफी इसके साथ कम हो जाता है। बूस्टेड प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो है वो रिकमेंडेड है इनिशियल HIV रेजिम। प्रोटीएज इनहिबिटर जब देते हैं तो साथ में इस तरह की ड्रग्स भी राइटोनाविर वगैरह साथ देते हैं, रिकमेंडेड होता है थेरेपी में। मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम 3A4 से होती है राइटोनाविर की, और 2D6 से होती है। एक्सक्रीशन बाइल से होती है, हाफ लाइफ इसकी 3 से 5 घंटे की है। कोबिसिस्टैट नेक्स्ट ड्रग है, ये भी साइटोक्रोम 3A आइसोएंजाइम्स का इनहिबिटर है और ये इनहांस करता है बायोअवेलेबिलिटी, खास करके प्रोटीएज इनहिबिटर में अगर देखें एटाजेनाविर की और डरूनाविर की जो है, डरूनाविर की और एटाजेनाविर की जो
बायो अवेलेबिलिटी है उनको बढ़ा देता है। इसके लिए इंटीग्रेज इनहिबिटर में देख लें तो एल्बिटेग्राविर उसकी भी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। इशू है क्योंकि ये डायरेक्टली एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के जो है इश्यूज आ सकते हैं। और इसके साथ साथ सीरम क्रेटिनिन लेवल जो है उसको भी बढ़ा देता है क्योंकि वो इनहिबिशन करता है ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो कि किडनी से सिक्रीट होता है ना उसको ये इनहिबिट कर देता है, तो सीरम के क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो थी सारी की सारी समरी है जो कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी थी, यानी किसी पर्सन को HIV का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो HIV का इन्फेक्शन किस तरीके से होता है और उसको ट्रीट किस तरह किया जाता है, ये हमने पढ़ा है। HIV की वजह से जो डिजीज हुई थी एड्स, जिसको कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एड्स किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कौन सी उसकी इनिशियल थेरेपी होती है, ये सारी हमने डिस्कस की है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट थेरेपी यानी लेटेस्ट जो हमारे पास है लिटरेचर, ये उससे हमने आज का जो ये टॉपिक पढ़ा है फार्माकोलॉजी का।